हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। आप जुड़े हो हमारे साथ में हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीएफ स्टडी। आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए हमने चला रखी है आपकी टेस्ट सीरीज जिसका नाम है लक्ष्य नौकरी। और ये हमारी सीरीज है, याद रखना, ये हमारी क्लास है, छठवीं क्लास। इससे पहले हम 5 क्लास कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके देखें क्लास को। वहां पर हमने बहुत ही शानदार और बेहतरीन हमने जो है टेस्ट कर रखे हैं। यहाँ आपको बता दूं, ये हमारी सभी टेट एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली ये क्लास है। बाल विकास सीडीपी को हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में हम 30 में से 30 क्वेश्चन लाने का हमारा क्या है, टारगेट होता है। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आपको उससे पहले आपको बता दूं, अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलो चलते हैं आगे। हो गया प्रचार हमारा, इतना ही है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बिहार टेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और जो थर्ड ग्रेड टीचर का जो एग्जाम राजस्थान में हुआ था, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। अभ्यास का नियम होगा, प्रयास का नियम होगा, दोहराने का नियम होगा या फिर अनुकरण का नियम होगा। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। बार बार हम किसी चीज को दोहरा रहे हैं तो ये नियम कौन सा होगा? याद रखना, ये नियम होगा हमारा अभ्यास का नियम, या फिर इसका एक और नाम होता है प्रयत्न का नियम। याद रखना, अभ्यास का नियम या फिर प्रयत्न का नियम इसको बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, सितारा बिंदु छाप लेना क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 2, जो आपसे कहता है कि तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम किसने दिया? वो नियम देने वाले कौन थे? और याद रखना, ये क्वेश्चन भी सेम बिहार टेट और जो थर्ड ग्रेड एग्जाम में भर्ती 2012 वाली हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तत्परता का नियम देने वाले कौन थे? पावलोव साहब थे, अबिंगहस थे, या फिर थॉर्नडाइक थे, या फिर स्किनर साहब थे। लगाना होगा आपको सही और सटीक क्वेश्चन पर टिक भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ बात की जाए तत्परता के नियम, जो नियम दिए गए थे, 3 नियम दिए थे, वो नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक साहब ने, थॉर्नडाइक महोदय ने, क्या है, नियम दिए थे भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आप थॉर्नडाइक को क्लिक कर लेना और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक महोदय थे ने व्यक्ति को जो है किस आधार पर बांटा है? थॉर्नडाइक ने जो व्यक्ति को बांटा है वो किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना के आधार पर बांटा है, या फिर प्रभुतापूर्ण और अधीनस्थपूर्ण के आधार पर बांटा है, या फिर स्वतंत्रता और निर्भरता के आधार पर बांटा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखना, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के आधार पर आपको बताना है, विचार करना है कि थॉर्नडाइक ने किस आधार पर जो है व्यक्तित्व का, जो व्यक्ति का जो है वर्गीकरण किया है, वो आपको लगाना है। भावी सरकारी अध्यापकों, जो मनोवैज्ञानिक हुए हमारे थॉर्नडाइक महोदय, उन्होंने बांटा है चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, अगर थॉर्नडाइक की थ्योरी आपने पढ़ी है तो आप बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर लगा देंगे। प्रभुत्ता पूर्ण और अधीनस्थ नहीं है, स्वतंत्रता और निर्भरता नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा हमारा आंसर। सही होगा चिंतन और कल्पना के आधार पर। स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, या फिर वाद विवाद है? ये क्वेश्चन भी बिहार टेट से लिया गया है। याद रखना, मेरे पास एक पेपर सेट पड़ा था, उसमें बिहार टेट के बहुत ही इंपोर्टेंट मेरे को क्वेश्चन मिले, मैंने वहां से ये क्वेश्चन उठा लिए भावी सरकारी अध्यापकों। तो लगाना है आपको सही और सटीक आंसर। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? तो याद रखना, प्रयास और त्रुटि में जो सबसे महत्वपूर्ण माना है प्रयास को, या फिर हम बात करें अभ्यास को माना है। जितना अधिक प्रयास किया जाएगा, जितनी अधिक त्रुटि की जाएगी, अधिगम उतना ही अच्छा और प्रभावी होगा भावी सरकारी अध्यापकों। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। अभ्यास को क्या है, महत्वपूर्ण माना है। अभ्यास को कह दें या फिर प्रयास को कह दें या फिर प्रयत्न कह दें, एक ही बात होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है, यह किस नियम से संबंधित है? ये किस नियम से संबंधित होगा? और सीटेट 2011 का ये क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। अगर कोई बच्चा क्या है, अतीत में कोई परिस्थिति, कोई घटना उसके साथ में घटी, उसने वो सॉल्यूशन किया, और उसी घटना के आधार पर वर्तमान में उसने कोई घटना घटी तो उसका जो है समाधान कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम, सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, या फिर साचर्य नियम, या फिर सीखने के
प्रभाव का नियम। क्वेश्चन को देख लेना एक बार और अच्छे तरीके से कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा सीखने का सादृश्यता का नियम। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, या फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य का मतलब होता है हमने पूर्व में किसी समस्या का समाधान जैसे किया था उसी आधार पर, उसी विचारधारा के आधार पर हमने वर्तमान में कोई घटना घटी उसका भी हमने समाधान किया। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भी भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया है। मतलब प्रतिक्रिया करने पर रीइंफोर्समेंट प्रक्रिया करने पर किस सिद्धांत में मिलता है। और याद रखना सेकंड ग्रेड 2011 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत में, सूझ के सिद्धांत में, चालक न्यूनता के सिद्धांत में, या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। किस सिद्धांत में जो है रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन प्रतिक्रिया करने पर दिया जाता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने और लगाना होगा आपको सही और सटीक आंसर कौन सा होगा हमारा सही और सटीक आंसर। तो यहां बात की जाए तो देखो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, पहले क्रिया करेगा उसके बाद में उसको क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ क्या हो सकता है। अंग्रेजी का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार पर पुनर्वलित किया जाना चाहिए, या फिर रीइंफोर्समेंट उसको दिया जाना चाहिए, प्रवलित को रोचक बनाए मतलब प्रवृत्ति को रोचक बनाए, या फिर विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने हैं। देख लेना क्रिया प्रसूत सिद्धांत की यहां बात की जा रही है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में बच्चे को पहले क्रिया करवाई जाती है, बच्चे को क्या है पहले क्रिया करवाई जाती है। अगर उसकी क्रिया सही होती है, अगर उसकी क्रिया सही होती है तो उसके जो उचित व्यवहार किया है उसने सही जो व्यवहार किया है उस पर उसको पुनर्वलन दिया जाएगा, उसको क्या है रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। तो यह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कहता है कि उचित व्यवहार पर उसको क्या किया जाएगा, पुनर्वलित किया जाएगा, बच्चे को रीइंफोर्समेंट उसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, अविक्रमित अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है। विज्ञान सेकंड ग्रेड 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। और संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में जो होती है उसमें भी ये क्या है पूछा गया क्वेश्चन है। अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है। आपको सही और सटीक आंसर लगाना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। देखो अभिक्रमित अनुदेशन की अगर बात की जाती है ना, अभिक्रमित अनुदेशन विधि की या फिर अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया की बात करें हम, तो उसमें एक ही चीज को याद रखना कि विद्यार्थी उसमें अपनी गति से सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं विद्यार्थी। याद रखना कैसे सीखते हैं विद्यार्थी, उसमें अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री रोचक होती है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सीधे सीधे है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, अपनी स्पीड से सीखते हैं, विद्यार्थियों को क्या है स्वयं ही उसमें क्या है रुचि मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया है। मतलब अधिगम अंतर्निष्ठ विधि का जो शीर्षक है वो किसके द्वारा दिया गया है। और जो एचएम परीक्षा हुई थी 2012 में वहां ये पूछा गया क्वेश्चन है। डेलास कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, डकार कमीशन ने, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, किसने अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया था। ये आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा हमारा सही और सटीक आंसर। ये डेलास नहीं है, इसकी जगह पे डेलार्स है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, क्या नाम है उसका, डेलार्स कमीशन इसका नाम है। तो बिल्कुल यहां अगर सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर होगा हमारा डेलार्स कमीशन। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को कि अधिगम अंतर्निष्ठ विधि, अधिगम अंतर्निष्ठ विधि जो है किसने दी थी, वो दी थी डेलार्स कमीशन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहां दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। जो सही मिलान का नहीं है वो आपको बताना है। और ये पीटीईटी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। देखो व्यवहारवाद की बात की जाए वाटसन और गुथरी का नाम जोड़ा जाता है। फैकल्टी मनोविज्ञान की बात की जाए तो वुल्फ और रोड का नाम जोड़ा जाता है।
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का नाम लेते हैं तो थॉर्नडाइक का नाम आएगा, पुनर्वलन का नाम दे लें तो हल एवं स्किनर का नाम आएगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जो सही नहीं है, जो गलत है उसको आपको बताना है। देखो यहाँ बात व्यवहारवाद की बात करें तो वॉटसन और गुथरी दोनों का ही नाम क्या है, व्यवहारवाद के साथ में जोड़ा जाता है। गुथरी का नाम कहीं ना कहीं गेस्टाल्ट के साथ में भी जाता है, लेकिन व्यवहारवाद के साथ में ज्यादा जाएगा। फैकल्टी मनोविज्ञान की बात की जाए, वुल्फ और रोड का नाम जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। पुनर्वलन की बात की जाए तो हल और स्किनर का नाम जोड़ा जाता है। एक चीज और बात बता दूं आपको, अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाए कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो उस जगह पर स्किनर नहीं आएगा, उस जगह पर आएगा हल, CL हल, क्लार्क H हल उसका नाम आएगा पूरा। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया तो हल का दिया। यहाँ बात की जाए पुनर्वलन मनोविज्ञान के साथ में तो स्किनर और हल दोनों को ही जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ जो बात की गई है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, तो यहाँ पर कॉफका, कोलर इनका नाम आ जाएगा। भावी सरकारी अध्यापकों याद रखना, थॉर्नडाइक का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए, अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। और ये भी सेम PTI के जो एग्जाम हुआ था वहां से जोड़ा गया है। अनुकूलन अनुक्रिया, वुल्फ एवं रोड, याद रखना, यहाँ से थोड़ा सा उसको निशान लगा दे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्धेमर और कोलरकॉफ का, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं अन्य, पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क, हल और स्किनर। यहाँ आपको लगाना है सही और सटीक आंसर। कुछ मिलता जुलता पिछले वाले क्वेश्चन से, ये क्या है क्वेश्चन है, मिलता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। नीचे अधिगम के सिद्धांतों के एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए, यहाँ आपको लगाना है सही और सटीक आंसर। यहाँ देखो बात करें पुनर्वलन का सिद्धांत तो स्किनर और हल ने दिया, ऊपर ही हमने किया है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मैक्स वर्धेमर, कोलरकॉफ ने दिया था, और गुथरी का नाम भी इसके साथ में जोड़ा जाएगा। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत वोल्फ एवं रोड ने नहीं दिया था, वोल्फ एवं रोड ने नहीं दिया था, उन्होंने दिया था, याद रखना, फैकल्टी मनोविज्ञान। क्या दिया था, फैकल्टी मनोविज्ञान दिया था उन्होंने, याद रखना। तो यहाँ आपका सही और सटीक आंसर कौन सा होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। स्टार ला लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षिक महत्व कौन सा नहीं है, नहीं को याद रखना, नहीं कौन सा है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार और स्मरण शक्ति में कमी। प्रभाव के नियम की हम बात करें, किसके नियम की, प्रभाव के नियम की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और यहाँ आपको सही और सटीक आंसर लगाना है। तो देखो हमसे नहीं में पूछा गया है, रुचियों में वृद्धि होती है प्रभाव के नियम में, बिल्कुल होती है। कैसे होती है, अगर कोई चीज का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा जा रहा है, मान लो हमने साइकिल चलाना सीखा और उसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा गया, तो हमको उसमें क्या है, इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी। संवेगों पर नियंत्रण हो सकता है, अपराधी बालकों का उपचार किया जा सकता है, लेकिन स्मरण शक्ति में कमी नहीं आएगी उस चीज से, याद रखना। क्या है, स्मरण शक्ति में क्या है, कमी नहीं आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 कि सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रायड है, स्किनर है, थॉर्नडाइक या फिर एडलर है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक जो है उन्होंने सीखने के नियम दिए थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम होगा। भावी सरकारी अध्यापकों स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भी, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आपके सामने ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग एरर है। हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। जो CH हल है, क्लार्क H हल है, उनके बारे में आपको बता भी चुका हूं। उनका सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है, सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, या फिर ध्येय क्रमारोह से, या फिर सीखने की पुनः व्याख्या से। तो देखो यहाँ आप पे थोड़ा सा शब्दों पे उलटफेर हो सकता है, शब्दों में कि हिंदी भाषा ऐसी है जिसके क्या है, एक अर्थ का जो शब्द होता है, मतलब एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, और एक अर्थ को प्रकट करने के लिए हम कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने होता कि CH हल के सिद्धांत का प्रक्रिया का जो किससे संबंधित है, और आपके सामने होता कि पुनर्वलन से संबंधित है, तो आप बिल्कुल इसका सीधे सीधे आंसर लगा देते। आप के लिए यहाँ मिल जाता कि रीइंफोर्समेंट से संबंधित है, तो आप बिल्कुल आंसर लगा देते। लेकिन पुनर्वलन का, रीइंफोर्समेंट का एक अन्य नाम और है जिसको बोलते हैं हम सबलीकरण। क्या बोलते हैं, सबलीकरण। सबलीकरण मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहन देना। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका सिद्धांत का एक और नाम है भावी सरकारी अध्यापकों, याद रखना, सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत जो नाम है उसी को हम बोलते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, पुनर्वलन का सिद्धांत भी हम किसको बोलते हैं, सबलीकरण के सिद्धांत को। रीइंफोर्समेंट थ्योरी देने वाले कौन है,
क्लार्क एच हल है, सी एच हल है, उसी थ्योरी का दूसरा नाम है सबलीकरण का सिद्धांत। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, सितारा बिंदु छाप लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्किनर थे, कॉलर थे, वुडवर्ड थे या फिर वाटसन थे? चार्सन नहीं, वाटसन थे। याद रखना, लगाना है आपको सही और सटीक आंसर। सामान्य ज्ञान जो सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा 2011 में कंडक्ट कराई थी, वहां से क्वेश्चन ये क्या है, उठाया गया है। जो सुल्तान नामक चिंपांजी है उस पर प्रयोग करने वाले कौन थे? जो कॉलर साहब थे, ये कौन थे? इनसाइड लर्निंग जिन्होंने थ्योरी दी थी वो थे। याद रखना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो दिया था गेस्टाल्टवादी ये थे। याद रखना। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समग्रता के सिद्धांत जो गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? आर एस मैने, कोलर, ब्लूम और बी एफ स्किनर। आपको लगाना होगा सही और सटीक आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। समग्रता का जो सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्ट जो थ्योरी दी थी, इनसाइड लर्निंग थ्योरी की जो बात करते हैं उनका नाम है कोलर साहब। याद रखना, इनके सामने, इनके साथ में जो कुछ नाम और जोड़ते हैं जिनका नाम है मैक्स। याद रखना, मैक्स है, वर्दाइमर है, कोहलर है और एक नाम है कोफका है, एडविन गुथरी है, ऐसे कई नाम और जोड़ते हैं इनके साथ में। याद रखना, यहां बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे। कोलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए थे? चिंपांजी पर किए थे। ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। कुत्ते बिल्ली कबूतर पर नहीं किए थे, किस पे किए थे? चिंपांजी पर किए थे। उसका नाम क्या था? सुल्तान उसका नाम था। भावी सरकारी अध्यापक को याद रखना। और इसके साथ किस फल को रखा था? केले को उसके सुल्तान के सामने रखा था। ये केला भी आपसे पूछा जा चुका है। याद रखना, गणित सेकंड ग्रेड 2010 में और थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। कोलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए थे? चिंपांजी पर किए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गेस्टाल्ट का अर्थ आपको बताना है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार होता है, संज्ञान होता है, निराकार होता है, फिर अनुबंधन होता है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों। गेस्टाल्ट जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? याद रखना, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होगा, शब्द का जो अर्थ क्या होगा, वो कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। हिंदी सेकंड ग्रेड 2010, थर्ड ग्रेड भर्ती 2012 में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, गेस्टाल्ट का अर्थ आपको बताना है। गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद रखना, इसके कई शब्द लेते हैं हम, इस शब्द के कई अर्थ लेते हैं, लेकिन प्रधानता दी जाती है किसको? पूर्णाकार को। किसको? पूर्णाकार को दी जाती है। इसको एक बार ऐसे समझ ले, मैंने कई बार बताया कि शादी विवाह जो होते हैं तो जो गार्डन में जहाँ शादी होती है या फिर जहाँ लड़की लड़के वालों का जहाँ घर होता है उस पे बहुत सारी लाइटिंग हुई होती है और डेकोरेशन जो हुई होती है वहां पर लिखा होता है वेलकम। तो वेलकम लिखा होता है ऐसे करके। याद रखना, डब्लू जो बना होता है उसमें बहुत छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं, तो हम उन छोटे छोटे से बल्ब को नहीं देखते बल्कि पूरे डब्लू को देखते हैं। इसको बोला जाता है पूर्ण आकार, कि हम किसी छोटी छोटी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे, हम पूर्ण रूप से जो बना है उस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, एक पेड़ होता है, एक पेड़ होता है तो हम पूरे पेड़ पर पहले ध्यान देते हैं, बाद में उसकी पत्तियों पर ध्यान देते हैं, उसकी टहनियों पर ध्यान देते हैं, उसके फलों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है पूरे पेड़ पर कि ये पेड़ किसका? ये नीम का पेड़ है साहब। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है पूर्णाकार, और इसी से इजात होती है कहीं ना कहीं इनसाइड लर्निंग। याद रखना, इसी से जन्म होता है किसका? इनसाइड लर्निंग का भावी सरकारी अध्यापकों। जब हम इस थ्योरी को डीप में करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और बहुत शानदार तरीके से करेंगे। यहाँ आप इसको पूर्णाकार को स्टार लगा लेना। गेस्टाल्ट वादियों की अगर बात की जाए तो मैक्स बर्दाइमर, कोलर, कोफका और एडविन गुथरी का नाम इनके साथ में जोड़ा जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर पाए गए? अब आप इसको आसानी से कर दोगे, जहां शब्द आगे एक चेतन और अचेतन का नाम आ जाए वहां आप उसको उड़ा दोगे। रीट L1 2011 में पूछा गया संबंध क्या है? सवाल है, गुण सिद्धांत होगा, प्रकार सिद्धांत होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत होगा? उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत चहेता क्वेश्चन है सीटेट वालों का भी और सबका ही। याद रखना, क्वेश्चन को रीड कर लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार कर लेना कि कौन सा सिद्धांत, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, बड़ी चट्टान के समान है। और ऐसा बताते हैं हमारे मनोविश्लेषणवाद। कौन बताते हैं? मनोविश्लेषणवादी जो है उनका नाम आप कमेंट में कर देना। बहुत प्यारा सा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत चहेता नाम है सीटेट का। तो अगला क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा होता है? इड होता है, अहम होता है, परम अहम होता है या फिर इदम अहम होता है? सेम रीट L1 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये पूछा था 2011 में और ये भी पूछा था 2011 में। हमारी जो अचेतन मन की जो मतलब हमारी जो इच्छाएं होती है जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है,
जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उनका भंडार गृह कहाँ होता है? उनका भंडार गृह क्या होता है? इदम में होता है या अहम में होता है, परम अहम में होगा या फिर इदम अहम में होगा? सही और सटीक आंसर आपको लगाना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ बात की जाए तो वहां इनका भंडार गृह होगा इद। इद की बात की जाए या फिर इदम कह दें उसको, एक ही बात होगी। एक चीज और याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, इदम इदम या फिर इद की बात की जाए, इसको बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? राक्षस प्रवृत्ति बोलते हैं इसको, याद रखना। जहां बात की जाए अहम की, इसको बोलते हैं मानवीय प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? मानवीय प्रवृत्ति। जहां बात की जाए इसकी परम अहम की, इसको बोलते हैं देवत्व प्रवृत्ति। किसकी प्रवृत्ति? देवत्व की प्रवृत्ति। मतलब इदम जो होता है वो राक्षस प्रवृत्ति की क्रियाएं करता है। इदम में जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति अहम में होता है, ईगो में होता है, वो मानवीय क्रियाएं करता है, मानवीय क्रियाएं करता है। जो परम अहम में या फिर सुपर ईगो में पहुंच जाता है, वो देवत्व की तरीके से बात करता है। देवत्व से मतलब होता है यह व्यक्ति पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है? नैतिक हो जाता है। कैसा हो जाएगा? पूर्ण रूप से नैतिक हो जाएगा। मतलब उसकी खुद के जो विचार है वो सामने वाले को देखेगा पहले कि हाँ उसके लिए कोई बात है, वो उसको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, तब जाके कोई बात कहेगा। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, मैंने तीनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ बात की जाए हमारी जो इच्छाओं की जो पूर्ति नहीं हो पाती है, उनका भंडार गृह होता है हमारा इदम। याद रखना इदम जो होता है वो होता है हमारा राक्षस प्रवृत्ति वाला। कैसी प्रवृत्ति वाला होता है? राक्षस प्रवृत्ति वाला होता है। अहम जो होता है वो होता है हमारा मानवीय प्रवृत्ति वाला होता है। और परम अहम जो होता है वो देवत्व की प्रवृत्ति वाला होता है। इस चीज को याद रखना, बहुत कम बच्चों को पता होगा ये सारी चीजें। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर का क्वेश्चन कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? कैटन है, आल्पोर्ट है, पायरनियो या फ्रायड होगा? क्या होगा? फ्रायड साहब होगा। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। सिगमंड फ्रायड होगा या फिर साइमन विने होगा? बिहार में और थर्ड ग्रेड वाली जो 2012 वाली भर्ती हुई थी उसमें ये पूछा जा चुका है। मनोविश्लेषणवादियों की अगर बात की जाए, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपको आना चाहिए ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आपको क्या है आने ही चाहिए भावी सरकारी अध्यापकों। और ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड साहब थे। आप उसमें कमेंट बॉक्स में मत करना क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन ही आ गया, मैं भूल गया था क्वेश्चन नहीं आएगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे दिया करूं। तो ये क्वेश्चन याद रखना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत का जो प्रतिपादक है या फिर जनक कौन है, वो कौन है, तो याद रखना सिगमंड फ्रॉइड साहब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना होता है? कौन सी अवस्था का? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में आपसे पूछा गया है। और याद रखना सेम एग्जाम में यह पूछा गया है, 2 से 7 वर्ष होता है, 7 से 11 वर्ष होता है, 11 से 5 वर्ष होता है, या फिर 15 से 18 वर्ष होगा। 11 से 5 नहीं होगा, 11 से 15 वर्ष होगा, 11 से 15 होगा या फिर 15 से 18 वर्ष होगा। तो लगाना होगा आपको सही और सटीक आंसर। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय कितना होता है, तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जहां बात की जाएगी तो वहां आएगा हमारा 7 से लेकर के 11 वर्ष। कौन सा आएगा? 7 से लेकर के 11 वर्ष का बच्चा उसमें शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है नहीं भावी सरकारी अध्यापकों, ये आज की हमारी इतनी सी छोटी सी क्लास थी, इसमें हमने करीब 22 क्वेश्चन हमने क्या है कवर किए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना मत भूलना भावी सरकारी अध्यापकों, और शेयर करना तो भूलना ही मत। लाइक शेयर करना भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो। अगर आपकी कोई राय कोई सलाह आपके लिए है, आपकी हमारे लिए है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है कि आप उस टॉपिक से क्वेश्चन लाइए या फिर उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाइए या फिर उस थ्योरी को क्या कराइए। तो उस थ्योरी को आप चाहे सीडीपी में आने वाली किसी भी थ्योरी का नाम ले लें, उस थ्योरी को मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा भावी सरकारी अध्यापकों। और इस चैनल पे आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। और बहुत जल्दी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करने वाला हूँ। अभी तो क्या है, उनकी जो पीडीएफ है वो बना रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से उसकी प्रूफ रीडिंग करवा रहा हूँ, जो आप जैसे सहयोगी हैं हमारे साथी उनसे। तो कुछ दिनों के बाद में उनकी जो क्या है आपके लिए एक नोट्सों की एक कॉपी आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप पीएफ स्टडी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।